नमस्कार, 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना ब्रजेश। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को बताया सुनवाई योग्य। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा, वाद में पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 नहीं होगा लागू। ग्रेटर नोएडा में 4 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था उद्घाटन। डेयरी सेक्टर में कार्यरत 70% महिला कर्मचारियों को बताया इस सेक्टर का असली कर्णधार। मुजफ्फरनगर में अवैध और मानक पूरे नहीं कर रहे अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब्स पर की जा रही है कार्रवाई। 41 निजी अस्पतालों को किया गया है सील। और बीजिंग में भारतीय दूतावास ने चीन में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में जारी की एडवाइजरी। कहा, भारतीय विद्यार्थियों को नीट की परीक्षा भी पास करनी होगी। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले में दायर मामले को जिला अदालत में सुनने योग्य माना है और मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज कर दिया है। अदालत ने श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना की सुनवाई की मांग पर सहमति दी है और अब ये मामला आगे कोर्ट में सुना जाएगा। अदालत ने मुस्लिम पक्ष द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जो लंबे समय से वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। इन सभी की ओर से कोर्ट में पूजा पाठ को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला देते हुए श्रृंगार गौरी की हर रोज पूजा करने की याचिका को सुनने योग्य माना। अदालत ने मस्जिद पक्ष की तरफ से दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें मेरिट नहीं है। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये दरखास्त पड़ी थी कि जो मुकदमा दाखिल हुआ है वो चलने योग्य नहीं है। वो दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो सकेगी। कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है। खास बात यह रही कि कोर्ट में फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद ही नहीं रहा। अदालत का फैसला आते ही वादी पक्ष की महिलाओं के साथ अधिवक्ताओं ने भी खुशी जाहिर करते हुए इसे हिंदू पक्ष की जीत माना है। सारे हिंदू सनातन धर्म की आज बहुत बड़ी विजय हुई है और सभी देशवासियों से मेरी विनती है, सभी सनातन धर्म से, सभी हिंदुओं से, आज पूरे देशवासियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सभी लोग अपने घर में दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाए। सोमवार को फैसला हुआ, सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को हम लोग के पक्ष में 7-11 खारिज होकर हम लोग के पक्ष में फैसला आया। ये बहुत बड़ी जीत हम लोग की है। आगे यह कह कि 1990 वर्ष एक्ट यहाँ लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता, लिहाजा मंदिर समर्थकों की विजय हुई। हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, समाज सनातन धर्मी हर्षित है और पूरा उत्तर प्रदेश हर्षित है। आगे कार्बन डेटिंग की मांग होगी। मंदिर के जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी दीवार जिसमें से बाबा शिवलिंग, उनको दीवार तोड़ करके बिल्कुल साज ताकि नंदी और बाबा बात कर सके। दरअसल पिछले साल सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन की मांग को लेकर वादी राकेश सिंह सहित 5 महिलाओं ने मामला दाखिल किया था। प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने प्रार्थना पत्र देकर इस पर सवाल उठाया था। अदालत ने प्रतिवादी की अर्जी दरकिनार करते हुए सुनवाई की और ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब कर ली। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताया था। इसी दौरान प्रतिवादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर मांग की कि ये याचिका सुने जाने योग्य नहीं है। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को याचिका की मेरिट पर फैसला लेने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जिला जज की अदालत में 26 मई से सुनवाई शुरू हुई।
प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को उपासना स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। हालांकि हिंदू पक्ष ने इतिहास, पुराणों के साथ ही मंदिर के इतिहास को लेकर उसकी संरचना का जिक्र करते हुए दर्शन पूजन का अधिकार मांगा। उनकी दलील थी कि प्राचीन मंदिर परिसर में भगवान गणेश, मां श्रृंगार गौरी, हनुमान जी, नंदी जी के अलावा दृश्य और अदृश्य देवता हैं। कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने प्राचीन मंदिर को नुकसान पहुंचाया। कई दिनों तक चली बहस के बाद वाराणसी जिला जज A.K. विश्वेश ने 24 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली थी और 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट के फैसले के बाद तमाम दलों और पक्षों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं और कानून का सम्मान करने की बात की जा रही है। न्यायालय के सामने विषय रखे गए हैं, उसके आधार पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद यह सुनने योग्य है कि नहीं है, इस विषय को लेकर के फैसला आया और फैसला आने के बाद सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मैं भी स्वागत करता हूं। जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है, जाहिर सी बात है हम सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एहतराम करते हैं। जो कुछ भी आज हुआ है उसको अपनी लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद ही कोई अपनी राय रखी जा सकती है। फिलहाल अब इस मामले की आगे सुनवाई होगी और क्या मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग मानी जाएगी, इसका फैसला होने में अभी लंबा वक्त है। उधर इसी विवाद से जुड़े कुछ मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, जहां 3 मामलों में सुनवाइयां पूरी हो चुकी हैं, जबकि 2 में सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी से रामेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष में आने के बाद केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने वाराणसी जिला कोर्ट के जज अजय कृष्ण विश्वेश द्वारा सुनाए गए फैसले का स्वागत किया है। देश कानून, संविधान और न्यायिक फैसलों से चलेगा। ये फैसला पक्ष में आया है। पूजा अर्चना सबको उन्होंने तायद किया है। किसी को दिक्कत है तो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट से दिक्कत है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं अदालत के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व डेयरी सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। इसकी शुरुआत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन देश के भारत के प्रयासों का जिक्र किया तो देश के सहकारिता संगठन को दुनिया के गरीब देशों के लिए एक नजीर भी बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी सेक्टर की पहचान मांस प्रोडक्शन से ज्यादा है। प्रोडक्शन बाय मांसेस की है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत छोटे किसान और दुग्ध उत्पादक है। और इसके समृद्ध विरासत के प्रतीक स्वास्थ्य मंत्र की ध्वनि से गुंजायमान अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का सम्मेलन, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 12 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। ये सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने देश में डेयरी क्षेत्र की असली ताकत छोटे किसानों को बताया। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र में सहकारिता के जरिए किए गए बदलाव का भी जिक्र किया। आज भारत में डेयरी कोऑपरेटिव का एक ऐसा विशाल नेटवर्क है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। ये डेयरी कोऑपरेटिव्स देश के 2 लाख से ज्यादा गांवों में करीब करीब 2 करोड़ किसानों से दिन में 2 बार दूध जमा करती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाती है। इस पूरी प्रक्रिया में बीच में कोई भी मिडलमैन नहीं होता। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर सरकार ने अपने स्तर पर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके फलस्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। आज वैश्विक दूध में 23% हिस्सेदारी भारत की है।
देश में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में पशुओं के व्यापक टीकाकरण पर भी बल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2025 तक पशुओं को फुट एंड माउथ डिजीज और ब्रुसलोसिस की बीमारी से मुक्ति के लिए 100% टीकाकरण का संकल्प लिया गया है। पीएम ने पशुओं में मिल रही लंपी बीमारी का जिक्र किया और कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगी प्रदर्शनी का जायजा लिया, जिसमें दूध उत्पादन और इससे जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 में दूध उत्पादन से जुड़े उद्योग जगत की हस्तियां भी हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करते हुए विश्व क्षेत्र में इस क्षेत्र में भारत की बढ़ रही प्रतिष्ठा का जिक्र किया। उन्होंने डेयरी क्षेत्र में हो रहे विकास के लिए सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। सरकार का विशेष फोकस, खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी का 3 साल पहले 2 साल पहले उन्होंने जो एक डबल द मिल्क प्रोडक्शन ये विजन लेके चले हैं, उसमें हमारी ग्रोथ अगर देखा गया तो ओवरऑल इंडिया में 44% है, पर कुछ राज्यों में जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटका हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट की है। इन स्टेटों में है वो 10, 12, 14% तक ग्रोथ है। We are by the farmers, of the farmers, for the farmers, both central government and state government, they have helped Karnataka Milk Federation enormously. सरकार ने बहुत ही मेहनत की है डेयरी सेक्टर में। हमारी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है वो दुनिया में नंबर 1 है और इसके लिए बहुत ही सराहनीय काम किया गया है। कई लोगों ने किया है, कई पीढ़ियों ने किया है, जिसके जरिए हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बड़ी खुशी की बात ये भी होती है कि डेयरी सेक्टर एक बहुत ही एक ऐसा सेक्टर है जहां की प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक्सपो मार्ट में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने नोएडा के सेक्टर 94 में 64.49 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक सिस्टम मैनेजमेंट परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नागरिक एवं सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं में कमी, आपातकालीन सेवाओं के रिस्पांस टाइम में कमी, अपराध में कमी लाने में मददगार साबित होगा। ये सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने जनपद में IIT-JNR परियोजना का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने कहा कि परियोजना के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स को समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में निर्माणाधीन फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की शटरिंग ढहने की दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य संचालित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में एक श्रमिक की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता देने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के आदेश दिए हैं। मुजफ्फरनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 निजी अस्पतालों को सील किया है। वहीं 33 नर्सिंग होम्स को नोटिस जारी किया है। अवैध या मानक पूरे न करने वाले नर्सिंग होम्स और चिकित्सकों के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 41 निजी चिकित्सालयों को सील कर दिया है और 33 चिकित्सालयों और पैथोलॉजी लैब्स को नोटिस जारी किया गया है। इस अभियान में रुड़की रोड पर स्थित आस्था हॉस्पिटल, इंडियन हॉस्पिटल, सेवा डायग्नोस्टिक केयर आदि को सील किया गया है। इसके अलावा जनपद के JNU हॉस्पिटल और अपेक्स हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में कई अस्पताल और मेडिकल स्टोर बिना किसी लाइसेंस के चलते पूरे जनपद में जो अवैध चिकित्सा संस्थान चल रहे थे वो करीब 40 के करीब सील किए गए और 30 से ऊपर उनको संस्थानों को नोटिस दिया गया है और इस तरह की कार्रवाई अब हमारी जारी रहेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो खबरें मिल रही थीं उससे ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुस्साहस हो गया है और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रही थी।
इसलिए उस चीज़ को हमने बहुत उससे लिया गंभीरता से, और इस चीज़ को मैसेज भी हमारा यही है और ये चेतावनी भी है कि ये लोग अपनी मर्जी से इस तरीके की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बंद कर दें, अन्यथा तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरीके का हमारा जारी रहेगा। खामियां उसमें ये मिली कि एक तो कई जगह पे ऐसा था कि पंजीकरण था लेकिन जो पंजीकृत चिकित्सक थे वो मौजूद नहीं थे। दूसरा, ज़्यादातर जगह पे हमने जो सील किए हैं वहाँ कोई चिकित्सक ही नहीं मिला हमें और मरीज भर्ती थे वहाँ पे, तो इसलिए हमें वो सील करने पड़े। लेकिन सील करने से पहले हमने मरीजों को एम्बुलेंस बुला के सभी मरीजों को सरकारी चिकित्सालय में पहले स्थानांतरित किया, जिससे कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। जनपद मुजफ्फरनगर में अवैध चिकित्सालयों पर हो रही कार्रवाई पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने संवाददाता रणवीर सैनी से। जी रणवीर, स्वास्थ्य विभाग जिले में अब तक कितने अस्पतालों पर कार्रवाई कर चुका है और किन मानकों के पूरा न होने पर ये कार्रवाई की जा रही है, जरा बताएं। मुजफ्फरनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में अब तक 41 निजी अस्पतालों को सील किया गया है। 33 निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। सील किए गए अस्पताल बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे थे। इन अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग की टीम को न तो प्रशिक्षित स्टाफ मिला और न ही चिकित्सक। दरअसल बीते 10 दिनों में जिले में निजी अस्पतालों में प्रसव के दौरान 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है। अस्पतालों पर हंगामा भी हुआ और तोड़फोड़ भी हुई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे जिले में निजी अस्पतालों में चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें 41 अस्पताल अब तक सील हुए हैं। सीएमओ डॉक्टर एम एस फौजदार का कहना है कि यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जी रणवीर, धन्यवाद। अमेठी में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित गुर्जर टोला गांव में हाईवे के किनारे चारागाह की जमीन पर अवैध मदरसा बनाकर संचालित किया जा रहा था, जिस पर कार्रवाई की गई है और प्रशासन ने मदरसों को जमींदोज करवा दिया है। प्रशासन ने दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया है। मदरसा अवैध तरीके से 2009 से संचालित किया जा रहा था, जिस पर 2018 से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। जिला अधिकारी राकेश मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। ये मदरसा था और बताया गया कि 2009 से वहाँ चल रहा था, पर पिछले 2 साल से वहाँ कोई शैक्षणिक कार्य नहीं हो रहा था। ये हाईवे से लगी ज़मीन थी, एनएच से लगी ज़मीन थी, चारागाह की ज़मीन थी, बहुत बेशकीमती ज़मीन थी। इस पर एक तरह से देखें तो बिल्डिंग बना के इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। तो न्यायालय से निर्णय हुआ है और न्यायालय के आदेश का अनुपालन अवैध निर्माण को राजस्व और पुलिस की टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया है। ललितपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से एनसीसी से जुड़े जवानों के साथ सीधे संवाद किया। नशा मुक्त भारत अभियान समारोह में देश के कोने कोने से जुड़े एनसीसी कैडेट्स के साथ ललितपुर के शैक्षिक संस्थाओं के एनसीसी इकाई में भारी उत्साह दिखाई दिया। कैडेट ने नशा मुक्त भारत के लिए शपथ के साथ साथ अपने विद्यालय, परिवार एवं मोहल्ले को जागरूक करने का संकल्प भी लिया। जैसा कि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा हमें ज्ञात कराया गया है नशा मुक्ति के बारे में, तो उन्होंने हमें बताया है कि नशा एक बहुत ही बुरी आदत है, इसकी हमें लत लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रखना है, दूर रहना है। और अपनी यूनिट को मैं प्रेरित करूंगा कि अपने मोहल्ला, गांव, पड़ोस में जाकर सबको नशा के बारे में रोकें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से हमारे श्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जिस तरह से हमें एनसीसी कैडेटों को नशा मुक्ति के लिए प्रोत्साहित किया, वह बहुत ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। और इस कार्यक्रम में 17 लाख से अधिक एनसीसी कैडेट उपलब्ध थे, जो कि विभिन्न माध्यमों से श्री राजनाथ सिंह की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का संबोधन हुआ। उसमें हमारे संस्था के एनसीसी कैडेट एवं छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस अभियान का मुख्य जो उद्देश्य है, छात्रों को, समाज को, जितने भी नागरिक हैं उन सभी को नशा मुक्त रहने के लिए, किसी भी प्रकार का नशा न करने का इसमें शपथ दिलाई गई। सभी
लोगों को कहा गया कि बिल्कुल नशा से दूर रहें। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा जो नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स को, देश के जितने भी एनसीसी कैडेट्स हैं उन कैडेट्स के माध्यम से भारत को नशा मुक्त करने के लिए एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें हमारे जनपद में एनसीसी कैडेट्स जितने भी पंजीकृत हैं उन सभी संस्थाओं को निर्देशित दे दिया गया है कि सभी एनसीसी कैडेट्स को माननीय रक्षा मंत्री जी का प्रसारण और उनका उद्बोधन सीधा सुनवाई जाने की व्यवस्था कराई गई है, और जिसके माध्यम से एनसीसी कैडेट्स स्वयं उद्बोधन के माध्यम से उन और दूसरे छात्रों को भी ये संदेश दे सकें। 2024 में राम मंदिर में रामलला की भव्य मूर्ति स्थापित की जाएगी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि रामलला मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक तैयार हो जाएगा, किंतु उस समय सूर्य दक्षिणायन रहेगा, इसलिए 14 जनवरी 2024 के समीप सूर्य उत्तरायण होने पर शुभ दिन देखकर रामलला को गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 70 एकड़ भूमि में निर्माण कम और हरियाली अधिक रहेगी। ठीक है, दिसंबर तक एक फ्लोर पूरा हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर। पहले सोचते थे ग्राउंड फ्लोर का आधा हिस्सा पूरा हो पाएगा। आज सबकी बातचीत का और मेरा विश्वास ऐसा बन गया है कि ग्राउंड फ्लोर एक कोने से दूसरे कोने तक, पश्चिम से पूरब तक कंप्लीट हो जाए। ये पहली बात है। दिसंबर 2023 में सूर्य दक्षिणायन में है और सूर्य के दक्षिणायन रहते हुए शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन 15 दिन बाद जनवरी में मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति को सूर्य उत्तरायण हो जाते, तो उत्तरायण के बाद जो भी शुभ दिन आएगा 5-7-10 दिन के अंदर कर लेंगे। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी सारी प्रक्रिया उससे 1 महीने पहले शुरू होगी। मथुरा वृंदावन में सांझी वृंदावनी उपासना का एक अंग है। पितृपक्ष में 15 दिनों तक ठाकुर जी के समक्ष सांझी का निर्माण उन्हें रिझाने के लिए किया जाता है। ब्रज फाउंडेशन और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के द्वारा ब्रह्मकुंड पर त्रिदिवसीय सांझी मेले की शानदार शुरुआत हुई। मेले के प्रथम दिन जहां दिल्ली के कलाकारों ने बनी ठनी से रसिक बिहारी नाट्य का मंचन किया, वहीं सांझी कलाकार संजय सोनी ने कुंड के जल के ऊपर फूलों से वेणी गूथन लीला को उकेरा। सांझी मेले का उद्देश्य बालकों के मन में सांझी कला के प्रति लगन पैदा करना है। इस मेले का आयोजन सांझी कला के प्रति जन जागरण के लिए किया जाता है। पीठाधीश्वर बाबा बलराम दास ने कहा कि सांझी वृंदावन का कला गौरव है। शताब्दी में प्रारंभ किया गया था, जिसको ब्रज फाउंडेशन और ब्रज संस्कृति शोध संस्थान के संयुक्त प्रयासों से यह यहाँ पुनः प्रारंभ किया गया। इस वर्ष यह 6वीं बार यहाँ आयोजित हो रहा है, जिसमें ब्रज के प्रमुख सांझी कलाकार विश्वजीत दास, ब्रजगोपाल गुप्ता चित्रकार एवं आगरा से पधारी भावना राठौर और अन्य विभिन्न ब्रजवासी बाल गोपालों के द्वारा यहाँ सांझियों का प्रदर्शन हो रहा है। सांझी कला जो है प्राय मंदिरों की कला रही है और यह कला आज से 5,000 वर्ष पूर्व इसको श्री राधा रानी हमारे लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के लिए बनाया करती थी, जिस समय वो गौचारण करके आया करते थे। तो रास्ते में शाम के समय, जिसको हम सांझ बोलते हैं, सांझ के समय बनाती थी, तो इसलिए इसका नाम सांझी पड़ा। और यह सांझी श्री राधा रानी का प्रतीक भी है। ये हमने प्रेम के प्रति बनाया है, जैसे राधा जी सारी गोपियाँ सखियाँ मिलकर कृष्ण जी के लिए सांझ के समय ही बनाती थी, इस तरह हमने भी ये सांझ के समय सांझी कृष्ण जी को याद करते हुए बनाई है।
चीन में भारतीय दूतावास ने चीन में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के संबंध में विस्तृत परामर्श जारी किया है। दूतावास ने 2.5 साल के बाद पढ़ाई पूरी करने के लिए चीन लौटने की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में ये परामर्श जारी किए हैं। चीन में भारत के दूतावास ने कहा है कि चीन में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में बैठने से पहले चीन में डॉक्टरी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कल जारी परामर्श में भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि भारतीय विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट भी पास करनी होगी। चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत 20,000 से अधिक छात्र कोविड प्रतिबंधों और चीन के लिए भारत से सीधी उड़ान न होने की वजह से 2.5 साल से अधिक समय के बाद चीन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया है, लेकिन सीधी उड़ान न होने की वजह से अन्य मार्गों से चीन की यात्रा करना उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। भारतीय दूतावास की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल @EOI बीजिंग पर परामर्श का विस्तृत ब्यौरा देखा जा सकता है। मिर्जापुर में पोषण माह के तहत हर केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विकासखंड पहाड़ी के जरहा ग्राम में पोषण पंचायत का आयोजन किया गया। बाल विकास विभाग ने बताया कि पोषण माह में बच्चों के खाने पीने के तहत तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से 2668 केंद्रों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पोषण पंचायत में ग्राम के तमाम महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। उनको सभी प्रकार की सब्जियों के महत्व को विस्तार पूर्वक बताया गया। पोषण के अंतर्गत बच्चों का वजन, केवल मां का दूध या 6 माह के बच्चों को ऊपरी आहार की मात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बच्चों के टीकाकरण, बीमार बच्चों की देखभाल, साफ सफाई, पोषण वाटिका, किशोरी को एनीमिया जैसी बीमारी से बचाव के अलावा विवाह के लिए सही उम्र के लिए जन समुदाय को जागरूक और प्रोत्साहित करने का कार्य भी किया गया। उसी क्रम में आज यहाँ पोषण पंचायत लगाई गई थी, जिसमें गांव की महिलाओं को बच्चों की देखभाल, पालन पोषण, उनके आहार के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें उनको ये बताया गया कि घर में बच्चा आने से 2 साल होने तक अगर उसका ध्यान रखेंगे तो उसकी बढ़त, शारीरिक, मानसिक सभी तरह का विकास अच्छा होगा। बच्चों को जो है आयरन, फॉलिक एसिड दी गई है और फल वगैरह दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ बीज और पौधे भी दिए गए हैं, जिससे वो लाभार्थी अपने घर में पोषण वाटिका तैयार कर सकें। देख रहे हैं यहाँ पर पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत यहाँ पे पोषण की बात की जा रही है। जो जितनी भी यहाँ पे गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी बच्चे हैं, तो सारे कुपोषित बच्चों और उनके बारे में, पोषण के बारे में, संतुलित आहार के बारे में बताया गया। जो भी कुपोषित बच्चे थे उनको आयरन और फोलिक एसिड का यहाँ पे सिरप का वितरण किया गया। सारे लोगों को यहाँ पे पौधे, हरी सब्जियों के बीज, इन सब का भी वितरण विभाग की तरफ से किया गया और हम लोगों की तरफ से भी लोगों को यहाँ पे फलों का वितरण किया गया। अब खबर खेल के मैदान से। अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा टीम के कप्तान और केएल राहुल उप कप्तान होंगे। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह फिट होने के बाद टीम में वापसी हुई है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह फिट होने के बाद टीम में वापसी हो रही है। वहीं चयनकर्ताओं ने युवा अर्शदीप सिंह में भी भरोसा जताया है। ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक टीम में 2 विकेट कीपर रखे गए हैं। टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह। इसके अलावा 4 स्टैंड बाय खिलाड़ी रखे गए हैं: मोहम्मद शामी, श्रेयस अय्यर, रवि बिश्नोई, दीपक चहर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चुनी गई टीम में मोहम्मद शामी और दीपक चहर शामिल हैं। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार ऑस्ट्रेलिया। अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को बताया सुनवाई योग्य। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा, बाद में पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 नहीं होगा लागू।
ग्रेटर नोएडा में 4 दिवसीय विश्व डेयरी सम्मेलन का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल किया था उद्घाटन। डेयरी सेक्टर में कार्यरत 70% महिला कर्मचारियों को बताया इस सेक्टर का असली कर्णधार। मुजफ्फरनगर में अवैध और मानक पूरे नहीं कर रहे अस्पतालों और पैथोलॉजी लैब्स पर की जा रही है कार्रवाई। 41 निजी अस्पतालों को किया गया है सील। और बीजिंग में भारतीय दूतावास ने चीन में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के संबंध में जारी की एडवाइजरी। कहा, भारतीय विद्यार्थियों को नीट की परीक्षा भी पास करनी होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।